स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग हिमालयी नदियों के अपोहा तंत्र के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के या अपोहा तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। हम ये जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और एक जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। कौन कौन सी नदियां महत्वपूर्ण, हम जो है अरब सागर में जल गिराने वाली महत्वपूर्ण तीन चार नदियों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे साबरमती, तापी, नर्मदा। ये सारी नदियां जो अरब सागर में, और भी पश्चिम घाट से पर्वत से निकल के छोटी छोटी नदियां जैसे गोवा की मांडवी और जुआरी हो गई, कर्नाटक की जो है गंगावली हो गई और शरावती हो गई, भरतपुजा हो गई, पेरियार हो गई केरला के अंदर। ये सारी नदियां जो है छोटी छोटी पश्चिम घाट पर्वत से निकल के अरब सागर में अपना जल गिराती है। और बाकी हम लोगों ने शुरू से ही देखा था कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार की जो ढाल है वो पूर्व दिशा की ओर है। इस कारण जो है जितने भी ज्यादातर जो मान ली अपन नदियां पढ़ते हैं वो सारी नदियां अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी के अंदर गिराती है। बंगाल की खाड़ी में क्या है, जल गिराने वाली नदियों में हम जो है दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ये सारी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने कल देखा था कि भाई हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है वो हम यहाँ देखेंगे। डिफरेंस यही होता है कि हिमालय की नदियां जो है हिमालय से निकलती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार से या पर्वतों से निकलती है। हिमालय जो है, हिमालय का निर्माण जो है नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो इसके जो है यहाँ बहने वाली नदियां भी अपने युवा अवस्था में या युवा अवस्था में बहती है तो अपने साथ जो है अवसाद ज्यादा बहा कर लेके जाती है। इसकी तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अपने साथ अवसाद जो है बहुत कम बहा कर लेके जाती है। ये नदियां जो है अपनी प्रौढ़ अवस्था में या बुजुर्ग अवस्था में चलती रहती है। और देखते हैं कि हिमालय जो है इसकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, तो हिमालय के ऊपर ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो इन नदियों का जो है पानी, हिमालयी नदियों का जो पानी मिलने का जो स्रोत है वो ज्यादातर जो है ग्लेशियर या फिर वहां होने वाली वर्षा है। तो ग्लेशियर जो है लगातार पिघलते रहते हैं, तो वहां नदियां जो है सदाबहार चलती रहती हैं। ये नदियां कभी भी, इन नदियों में पानी कम नहीं होता या बंद नहीं होता। इसके तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, इन नदियों का पानी जो है वो वर्षा ऋतु में ये नदियां अपने उफान पे रहती हैं, और जब वर्षा ऋतु चली जाती है तो ये नदियां भी सूख जाती है। इसका कारण ये है कि इन नदियों का जो मेन जल का स्रोत है वो वर्षा का जल है। जब वर्षा होती है तो ये नदियां जो है भरी रहती है, और जब वर्षा नहीं होती है तो ये नदियां सूख जाती है। यही छोटे छोटे से कारण थे जो अपन इनके बीच में जो डिफरेंस पढ़ते हैं। आज हम शुरुआत, पहले वाले वीडियो के अंदर जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लगभग 48 मिनट का हो गया था, जिसमें हमने पूरी हिमालय की सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तीनों को पढ़ लिया था। आज हम जो है एक ही वीडियो के अंदर जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों को एक साथ पूरा पढ़ेंगे। और जो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिन क्वेश्चंस जिन नदियों के बारे में पूछे जाते हैं वो पॉइंट ऐड कर रखे हैं। बाकी ज्यादा डिटेल्स में अपन जो है छोटी छोटी नदियों को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग शुरुआत करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में पढ़ते हैं, अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां मतलब जो पश्चिम की ओर नदियां आती उनको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपोहा तंत्र के बारे में कुछ लिखा है। प्रायद्वीपीय अपोहा तंत्र के बारे में तो देखते हैं। हिमालय की नदियों की अपेक्षा प्रायद्वीपीय नदियां जो है आकार में छोटी होती है। ये बहुत ही कम दूरी तय करती हैं। यहाँ की नदियां अधिकांश मौसमी तथा वर्षा पे आश्रित है। ये जो है एक ही नदी अपन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की, कावेरी नदी, जो पूरे 12 मासी होती है। बाकी सारी प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो मौसमी होती है, मतलब वर्षा ऋतु के अंदर जो है ये अपने उफान पर रहेगी और उसके बाद जो इनके नदियों का जल सूख जाता है। इस क्षेत्र की नदियां कम गहरी है, परंतु इन नदियों की घाटियां जो है बहुत ही छोटी है। लगभग जो है ये अपर्दन की क्षमता इनमें जो है लगभग समाप्त हो चुकी है। अपर्दन का मतलब ये अपने साथ जो है जो बहुत ही कम मिट्टी काट कर लेके जाती है। और इन नदियों को जो है दो प्रकार से पढ़ा जाता है। कौन कौन सी? अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूसली ताकि अपना वीडियो छोटा बढ़े और आपको भी जो है पढ़ने में आनंद आए। भादर नदी, सबसे पहले गुजरात की अपन तीन नदियां पढ़ते हैं। अरब सागर में जल गिराने, गुजरात के अंदर, गुजरात से ऐसी कोई नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। अरब सागर में जल गिराने वाली तीन नदियां हैं। ठीक है, तीन नदियां कौन कौन सी? एक पढ़ते हैं भादर नदी, और जो है वो राजकोट गुजरात से निकलती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। दूसरी नदी पढ़ते हैं सतरंजी नदी। सतरंजी नदी कहाँ से निकलती है? ये गुजरात के अमरेली जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। हम लोग गुजरात का लोग इस प्रकार से जो मैप देखते हैं, ये जो बीच में है ना, ये कच्छ का रण है।
और नीचे वाला जो भाग है इसको, गुजरात का भाग, इसको सौराष्ट्र बोला जाता है। और ऊपर जो वाला भाग है इसको कच्छ का रण बोला जाता है। तो कच्छ के रण के नीचे जो जलीय भाग है, खाड़ी किसको बोलते हैं कि तीन ओर से स्थलीय जल से घिरा हुआ, स्थल से घिरा हुआ जो है भूभा जलीय भाग होता है या जलीय निकाय होता है, उसको क्या बोला जाता है, खाड़ी बोला जाता है। मतलब जिसकी तीन डायरेक्शन के अंदर जो है स्थलों और एक जो जलीय निकाय होता है उसको खाड़ी बोला जाता है। तो इस बीच में जो ये खाड़ी है इसको बोला जाता है कच्छ की खाड़ी, और नीचे जो यहाँ पे खाड़ी है इसको जो है खंबात की खाड़ी बोला जाता है। तो कौन सी नदी खंबात में, जो खंबात की खाड़ी में जल गिराती है, अमरेली से निकल के खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी कौन सी है, सतरंजी नदी। और तीसरी नदी है साबरमती नदी, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। ये राजस्थान के उदयपुर शहर से निकल के आती है, और उदयपुर राजस्थान से जो है अरावली पर्वतमालाओं से जो निकल के आती है, और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अपन पढ़ते हैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, जो है वो साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। अहमदाबाद है वो भी जो साबरमती नदी के किनारे है। आगे देखेंगे गुजरात के बाद माही नदी। माही नदी का उद्गम देखेंगे, माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से विंध्याचल पर्वत से निकल के आती है। देखते हैं क्या लिखा हुआ। माही नदी जो है, माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से जो है निकल के आती है। तो विंध्याचल पर्वत के जो कौन सी जगह से निकल के आती है, तो एमपी के धार जिले से निकल के आती है। और प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश से निकल के आती है, राजस्थान से, और राजस्थान के बाद जो है वो गुजरात में चली जाती है। राजस्थान में ये नदी जो है 2 बार कर्क रेखा को काटती है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कौन सी नदी राजस्थान के अंदर या कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वो माही नदी है, यू टर्न लेती है इस प्रकार से। इसकी सहायक नदियां जो है सोम और जाखम महत्वपूर्ण है। जो सोम और जाखम जो नदियां हैं वो माही नदी की सहायक नदियां हैं, और ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये आपकी जो है खंबात की खाड़ी, अभी बता दिया कौन सी खंबात की खाड़ी। आगे देखते हैं नर्मदा नदी के बारे में। जब हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में देखा था, तो हमने ये देखा था कि ऊपर विंध्यान पर्वत है, विंध्यन पर्वत के नीचे सतपुड़ा पर्वत है, और इनके बीच में जो भ्रंश घाटी है या रिफ्ट वैली जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो नर्मदा और सोन नदी दोनों का एक ही जगह से उद्गम होता है। वो हमने ये पढ़ा था कि सतपुड़ा पर्वत की 3 पर्वत श्रेणियां पड़ी थी या 3 पहाड़ियां पड़ी थी, राजपीपला, महादेव और मेकाल। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो अमरकंटक, वहां से जो ये नर्मदा नदी निकल के आती है। नर्मदा नदी मेकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती आती है, और नर्मदा पर्वत क्षेत्र में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में है। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश से निकल के जो है गुजरात में, और गुजरात के बाद जो है महाराष्ट्र में। नर्मदा के बारे में एक अपन ये भी पढ़ते हैं कि नर्मदा जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो नर्मदा नदी के किनारे है, और जबलपुर से आगे जो है ये नदी एक झरना बनाती है जिसका नाम है धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात जो है कौन सी नदी बनाती है, तो ये नर्मदा नदी बनाती है। कहाँ पे, जबलपुर के पास में। और ये नदी जो है, इसके बारे में, नर्मदा विंध्याचल पर्वतमाला एवं सतपुड़ा पर्वतमाला की जो है बीच में भ्रंश घाटी में बहती, बता दिया आपको। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। खंबात की खाड़ी में गिरने पर यह ज्वारंतमुख या एचोरी का निर्माण करती है। ये नदी जो है अपना जल लेके जो कहाँ लेके जाती है, अरब सागर में। और अरब सागर में किस जगह पे, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और किस जगह पे गिराती है वो भी ध्यान रखेंगे, तो गुजरात की जगह है बड़ोच या भरूच भी बोलते हैं उसको, वहां पे अपना जल जो है अरब सागर या खंबात की खाड़ी में गिराती है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था द्वीप समूह में, जब द्वीप पढ़े थे तो एक अपन ने पढ़ा था नर्मदा नदी पर एक द्वीप भी स्थित है जिसका नाम है अलिया बेट। पेट्रोलियम का वहां जो है प्रचुर भंडार है, लेकिन अभी तक उसका जो है दोहन नहीं किया गया है। नर्मदा नदी पर बना एक सबसे बड़ा बांध जो है सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर परियोजना चलाई गई है 3 राज्यों की जो है शेयरिंग में। कौन कौन से राज्य है वो, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों की शेयरिंग में एक परियोजना चलाई गई है जिसका नाम बांध बना के, इसका नाम है सरदार सरोवर बांध। नर्मदा नदी के किनारे एक केवड़िया शहर भी है, और केवड़िया पे जो है वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में नर्मदा नदी पर जो है एक बांध बनाया हुआ जिसका नाम है बरगी बांध बनाया हुआ है। और नर्मदा नदी की सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, कौन कौन सी सहायक नदियां कहाँ से निकलती है, कहाँ से आती है, किस बाएं तट से दाएं तट से, इतना याद रखने का महत्वपूर्ण नहीं है कौन को से ऐसे पूछ ले तवा किस नदी की सहायक नदी है, तो अपन याद रखेंगे कि नर्मदा नदी की सहायक नदियां तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार और माचक।
सारी नदियां मैंने यहाँ पे लिख दी है जो 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 है नर्मदा नदी की सहायक नदियां। एक बार वापस देख लें, तवा, बरनेर, दूधी, शक्कर, हिरन, बरना, कोनार और माचक, ये सारी नदियां जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। अब हमने ये देखा था कि नर्मदा नदी जब खंबात की खाड़ी में गिरती है तो वो जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एचोरी का या ज्वारंतमुख का निर्माण करती है। अब ज्वारंतमुख या ज्वार नदमुख या एचोरी क्या होती है? जब हम देखते हैं कि नदियां जो है आप अपनी लंबी दूरी तय करने के बाद जो है आखिर में वो समुद्र में मिल जाती है, तो वो दो तरीके से मिलती है। अगर वो नदी जो है बहुत ही लंबी दूरी तय करके आ रही है तो वो जो है जब समुद्र में मिलेगी उससे पहले जो है उसमें बहुत ही कम वेग हो रहता है, उसका वेग बहुत ही कम होता है, तो वो नदियां जो है वो अपने चारों तरफ जो है नदियों की जो छोटी छोटी वितरिकाओं में बंट जाती हैं और छोटी छोटी वितरिकाएं जो है वो समुद्र में जाके मिलती है, जिसको डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन जो एचुरी क्या होती है, जब नदियां बहुत ही कम दूरी से आती हैं लेकिन बहुत ही तेज गति से आती है। जब कोई नदी जो है समुद्र में मिलने में जो है बहुत तेज गति से समुद्र की तरफ बढ़ती है तो इस प्रकार से दूर दूर तक फैल नहीं पाती या फिर वितरिकाएं नहीं बना पाती, वो सीधी जो है वो समुद्र में गिर जाती है, तो सीधा समुद्र में जल मिला देती है और उसके साथ जो भी अवसाद होते हैं वो क्या होते हैं, वो समुद्र के अंदर ही चले जाते हैं, इधर उधर फैलते नहीं है। और जो जहां अवसाद जो है समुद्र के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर जगह जो है गहरी हो जाती है और इस प्रकार से ये देखो आप यहाँ से अवसाद जा रहे हैं और अवसाद सीधे जो समुद्र के अंदर डूब जाते हैं, ना कि इधर उधर कहीं भी फैलते नहीं है। तो फैलते नहीं है तो इसको क्या बोला जाता है, एचुरी या ज्वारंतमुख, क्योंकि एक सीधी तरीके से जैसे नदी आई है वैसे ही समुद्र के अंदर मिल गई, किसी प्रकार से वो इधर उधर फैली नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ देख लेते हैं, नदी का जल मग्न मुहाना जहां स्थल से आने वाले जल और सागरी जल का मिलन होता है, जहां पर समुद्र का जल और नदी का जल मिलते हैं। नदी के जल में तीव्र प्रवाह के कारण, बहुत तेज गति के कारण आने के कारण मलबों का निक्षेप मुहाने पर नहीं होता तथा नदी जल के साथ मलबा जो है समुद्र में ही गिर जाता है। साइड साइड में जो है मलबा जो है निक्षेपण नहीं होता, वो मलबा जो है समुद्र के अंदर गिर जाता है और नदी का मुहाना और भी गहरा हो जाता है और इस गहरे मुहाने को ही जो है ज्वार नदमुख या फिर एचोरी कहा जाता है। तो जो तेज गति से नदियां जो समुद्र की तरफ बढ़ेगी तो एचोरी का निर्माण करेगी। तो हमने पढ़ा है कि पश्चिम घाट पर्वत जो है बहुत ही पश्चिम की तरफ से बहुत ही तीव्र ढलान वाला है, तो वहां से जो भी नदियां निकलेगी वो सारी नदियां जो है वो तेज गति से समुद्र की ओर बढ़ेगी, तो वो नदियां जो डेल्टा का निर्माण ना करके एचोरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। बल्कि जो पूर्वी घाट की तरफ सॉरी जो पूर्वी घाट की तरफ या बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ नदी जो है अपना जल गिराती है, तो उधर की तरफ ढाल जो है वो तीव्र ना होके मंद ढाल है, तो अपना जितना भी जो अवसाद या निक्षेपण साथ में लेके आती है तो वो अपने चारों तरफ फैला देती है और उनके बीच में जो है निक्षेपण करके और वो फिर बाद में समुद्र में मिलती है। इसको जो है डेल्टा बनाना कहते हैं। अब अपन जो है एचुरी बनाने वाली या भ्रंश घाटी में बहने वाली दूसरी नदी की, दोनों नदियों को जो है जुड़वा नदियां कहा जाता है, नर्मदा और तापी को ऐसे ही पढ़ा जाता है। ये जो है विंध्याचल पर्वत की श्रेणी है और उसके बाद सतपुड़ा आती है और उसके बाद जो है दक्कन पठार आता है। ठीक है, दक्कन प्लेट्यू बोलते हैं और ये सतपुड़ा। यहाँ पे जो है भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, वो नर्मदा बहती है और यहाँ भ्रंश घाटी में जो है वो तापी नदी बहती है। और दक्कन पठार के कौन सा भाग है यहाँ पे, जो अजंता की पहाड़ियां जो है यहाँ दक्कन पठार का भाग है, तो अजंता पहाड़ियों और सतपुड़ा के बीच के भ्रंश घाटी में कौन सी नदी बहती है, तापी नदी बहती है। आगे देखते हैं, तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जो है मुल्लई नामक स्थान से जो है निकलती है और सतपुड़ा एवं अजंता की पहाड़ियों के बीच, कहाँ, सतपुड़ा और अजंता की पहाड़ी, अजंता पहाड़ियां जो है वो दक्कन पठार का ही हिस्सा है, तो उनके बीच में जो है भ्रंश घाटी बनाती हुई भ्रंश घाटी में बहती है तापी नदी का बेसिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर। तापी नदी जो है कहाँ कहाँ कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है, तो मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर भी प्रवाहित होती है। तापी नदी का मुख्य सहायक नदी कौन सी है, तापी नदी की मुख्य सहायक नदी जो है पूर्णा है। तापी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराते हैं एवं एचोरी का निर्माण करते हैं, हमने देख लिया। एचोरी का निर्माण करने वाली मुख्यतः दो नदियां जो है नर्मदा और तापी। तापी नदी पर जो है दो बांध है, बांध और भी है लेकिन महत्वपूर्ण ये है हथनूर बांध और उकाई बांध। हथनूर बांध जो है वो महाराष्ट्र में है तापी नदी पर, उकाई बांध जो है गुजरात में है, सूरत के अंदर उकाई बांध। उकाई परियोजना के बारे में हम पढ़ते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट है। अब जो है गुजरात के बाद महाराष्ट्र की नदियों के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र की दो प्रमुख नदियां मांडवी और जुआरी।
मांडवी और जुआरी के बारे में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र की नदियों के। मांडवी नदी कर्नाटक के राज्यों में जो है पश्चिम घाट पर्वत के भीमघाट झरने से निकलकर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए गोवा राज्य की से प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। मांडवी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो अब नीचे वाली सारी नदियां निकलती कहाँ? पश्चिम घाट पर्वत से, लेकिन जगह की बात की जाए जो है भीमघाट झरने से निकलती है। कहाँ पे? कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो कर्नाटक के भीमघाट झरने से निकलने के बाद ये नदी जो है महाराष्ट्र में आती है, और महाराष्ट्र में जाने के बाद जो है गोवा, और गोवा में जाने के बाद ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। और महाराष्ट्र की एक फेमस नदी और है, प्रमुख नदी, कौन सी? जुआरी। मांडवी और जुआरी दोनों नदियों का मुख्य प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? गोवा के अंदर। बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ से निकलती है? इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, छोटी छोटी सी नदियां हैं। जुआरी नदी जो है वो गोवा राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से ही निकलती है और पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में अपना जल गिरा देती है, और ये गोवा की सबसे लंबी नदी है। जुआरी और मांडवी के बारे में पढ़ लिया। मांडवी के बारे में वापस देख लिया। कर्नाटक के जो है वो भीमघाट झरने से निकलती है और उसके बाद जो है गोवा में चली जाती है। गोवा में जो है फिर वो अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। जुआरी नदी जो है वो पश्चिम घाट पर्वत गोवा से ही निकलती है और गोवा में ही वो अरब सागर में चली जाती है, और ये गोवा की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी? जुआरी। फिर गोवा के बाद अपन देखेंगे कर्नाटक की नदियां। कर्नाटक की जो है महत्वपूर्ण दो नदियों के बारे में पढ़ते हैं, शरावती और गंगावेली। दोनों नदियों के बारे में पढ़ते हैं। शरावती नदी के बारे में अपन महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बनता है कि कर्नाटक में जो है जोग जलप्रपात है या जोग झरना है, ठीक है, जोग वाटरफॉल, जिसको महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है, वो कहाँ पे है? वो कर्नाटक में शरावती नदी पर। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। ये नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से जो है अम्बु तीर्थ नामक जो है पहाड़ी से निकलती है। हर जगह पहाड़ियों के नाम इतने ज्यादा आ जाते हैं, तो महत्वपूर्ण पहाड़ियों के नाम याद रखें। बाकी छोटी नदियों की पहाड़ियों को याद करने की इतना कोई जरूरत नहीं होती, नहीं पूछा जाता। तो इसका याद रखें तो अपन याद रख सकते हैं कि अम्बु तीर्थ नाम की पहाड़ी जो है कहाँ पे? पश्चिम घाट में, कर्नाटक के अंदर, वहां से निकलती है और कर्नाटक राज्य में बहते हुए अरब सागर में जो है गिर जाती है। और जोग जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी माना जाता है, वो कहाँ पे है? शरावती नदी पर ही स्थित है। जब जलप्रपात पढ़ेंगे तब हम लोग ये भी डिफरेंस करेंगे कि ऊंचाई के अंदर जो है कुंचिकल जलप्रपात और शरावती नदी पर जो जोग जलप्रपात है, इन दोनों में डिफरेंस में थोड़ी सी कंफ्यूजन सी होती है, वो हम लोग जो है जलप्रपात के चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला है गंगावेली नदी। ये भी जो है कर्नाटक के अंदर बहती है। कहाँ से शुरू होती है? कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से शुरू होती है, तो सारी नदियां पश्चिम घाट पर्वत से निकलती है और जो है फिर अरब सागर में अपना जल गिराती है। ये तो कॉमन पॉइंट हो गया सबका। पश्चिम घाट की पहाड़ियों में जो है इसका नाम, जब ये महत्वपूर्ण है कि जो गंगावेली नदी है, जब ये अपने उद्गम स्थान पे जो है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम सालमाला होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे कि जब पश्चिम घाट की जो पहाड़ियों से जब यह निकलती नदी कौन सी? गंगावेली, तब इसका नाम सालमाला होता है। लेकिन उसके बाद इसमें एक और नदी मिलती है, इसकी सहायक नदी आती है जिसका नाम है बेड़ती। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि बेड़ती नदी किस नदी की सहायक नदी? तो गंगावेली। जब बेड़ती नदी जो है इसके अंदर अपना जल मिला देती है, तो फिर इसका नाम क्या होता है? फिर इसका नाम गंगावेली या गंगवल्ली हो जाता है। तो दोनों सारे पॉइंट याद रखेंगे, शरावती नदी और गंगावेली नदी। शरावती नदी भी पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर अरब सागर में अपना जल गिराती है, और गंगावेली नदी भी पश्चिम घाट पर्वत से निकल के अपना जल जो है अरब सागर के अंदर गिराती है। इसके ऊपर जो है जोग जलप्रपात है, इसका नाम पहले जो है सालमाला होता है, लेकिन उसके बाद जो है बेड़ती नदी इसके अंदर अपना जल गिराती है और उसके बाद उसका नाम जो है क्या हो जाता है? गंगावली हो जाता है। आगे अब केरल की नदियां पढ़ते हैं। केरल की प्रमुख तो दो नदियां हैं, लेकिन अपन यहाँ पे तीन नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तीनों नदियां पेरियार, भरतपुजा और पंबा नदी। पेरियार नदी, भरतपुजा और पंबा नदी। महत्वपूर्ण पॉइंट सबसे इनमें यह है कि पेरियार नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है, कौन सी? या फिर एक बांध बनाया हुआ जिसका नाम है इडुक्की बांध। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि भरतपुजा नदी जो वो केरल की सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद केरल की जीवन रेखा भी किस नदी को कहा जाता है? पेरियार नदी। अब सारे पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं कि पश्चिम घाट पर्वत से निकल के अरब सागर में जल गिराती, कॉमन पॉइंट है। यहाँ तो अन्नामलाई लिखा हुआ, अन्नामलाई भी जो है वो दक्षिण में पश्चिम घाट पर्वत का ही हिस्सा है। प्रवाह क्षेत्र जो है केरल और तमिलनाडु में है, और इसके ऊपर जो सबसे बड़ी तो दक्षिण भारत की मान सकते हैं, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इडुक्की परियोजना, और वो कहाँ पे है? केरल के अंदर पेरियार नदी पर स्थित है। भरतपुजा नदी के बारे में क्या पढ़ेंगे? ये भी अन्नामलाई से निकलती है, क्योंकि पश्चिम घाट पर्वत को केरल के अंदर अन्नामलाई के नाम से ही जाना जाता है। इसका अन्य नाम जो है पोनानी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, नहीं पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है कि पेनानी जो है पोनानी किस नदी का जो है नाम है? तो वो भरतपुजा का नाम है। यह केरल की सबसे लंबी नदी भी है और इसका प्रवाह क्षेत्र भी कहाँ है? केरल और
तमिलनाडु। पंबा नदी के बारे में बात करेंगे, ये केरल की नदी है और वेम्बनाड झील में अपना जल गिराती है और ये दक्षिण भागीरथ भी कहा जाता है। कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नदी नहीं है, लेकिन याद रखो तो 2 पॉइंट याद है कि ये नदी जो है अपना जल जो है वो अरब सागर में नहीं गिराती है। जो वेम्बनाड झील पड़ते हैं अपन केरल के अंदर, वो वेम्बनाड झील के अंदर ही अपना जल गिरा देती है। कौन सी? पंबा नदी। और इसको जो है दक्षिण भागीरथी या दक्षिणी भागीरथी भी कहा जाता है। अब हम लोगों ने जो है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। शुरू से देखे तो हमने जो है 3 गुजरात की नदियां पढ़ी थी। ठीक है, गुजरात की नदियों के बाद जो है गोवा की नदियां पढ़ी, गोवा के बाद जो सॉरी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद जो है गोवा के अंदर नदियां पढ़ी, नर्मदा और तापी नदियों को भी बीच में पढ़ा, माही नदी को पढ़ा। उसके बाद जो है कर्नाटक, केरल, इन सारी नदियों को जो अध्ययन करते हुए हम जो है अब पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। पॉइंट सबसे, दोनों पॉइंट नदियों में क्या डिफरेंस है? ये नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत की नदियां नहीं है। जो हिमालय से आने वाली नदियां जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये भी तो अपना जल जो है वो कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ऊपर से ये बात याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की या प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ढाल जो है पूर्व की ओर होने के कारण प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जो नदियां हैं वो लंबी दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले जो है डेल्टा का निर्माण करती है। अब यहाँ शुरू करते हैं दामोदर नदी से। दामोदर नदी के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। कहाँ पे हमने किया था? प्रायद्वीपीय भारत के पठार पढ़े थे, जब छोटा नागपुर पठार पढ़ा था तब। दामोदर नदी का जो है कहाँ से जो है इसका उद्गम होता है? झारखंड से होता है। और झारखंड में छोटा नागपुर पठार से उद्गम होता है और छोटा नागपुर पठार को ये 2 भागों में काटती है। कौन कौन से? एक तो आपको पता है हजारीबाग का पठार, और जो दक्षिण में रहता होता है रांची प्लेट्यू या रांची का पठार। ठीक है, तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से जो है पलामू जिला से निकलती है झारखंड से, और पूर्व दिशा में बहते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिल जाती है। ये प्रदूषित नदी है, ये बंगाल का शोक भी कहा जाता है इसको, और इसका प्रवाह क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। कल के वीडियो में भी हमने दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा लिखा था। क्या है कि झारखंड का जो जिला है पलामू, वहां से रवाना होती है और जो उसके बाद ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में काट देती है। और उसके बाद जो है पूर्व की ओर बहती हुई किस नदी में मिल जाती है? उधर से आती है कि गंगा नदी पश्चिम बंगाल के अंदर 2 धाराओं में बंट जाती है। एक धारा जो है वो बांग्लादेश की ओर चली जाती है जिसका नाम भागीरथी रहता है, उसके बाद पद्मा होता है, और एक धारा दक्षिण की तरफ पश्चिम बंगाल में ही रहती है, तो उसका नाम होता है हुगली। तो हुगली नदी में मिल जाती है। तो हुगली की सहायक नदियों में या गंगा की सहायक नदियों में हमने जो है दामोदर को पढ़ा था। दूसरी नदी जो है वो झारखंड की कौन सी है? वो है स्वर्ण रेखा नदी। तो जो दक्षिण में दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में काटती है। ऊपर वाला तो जो है वो हजारीबाग, नीचे वाला कौन है? रांची का पठार। तो रांची के पठार से ही ये जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और ये पश्चिम बंगाल के समीप उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जो सीमा रेखा का निर्धारण है वो कौन सी नदी करती है? वो स्वर्ण रेखा नदी करती है। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और उसके बाद जो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये पश्चिम बंगाल की दोनों नदियों के बारे में पढ़ दिया, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी। अब हम लोग आगे देखेंगे उड़ीसा के अंदर बहने वाली नदियां। उड़ीसा के अंदर महत्वपूर्ण जो है 3 नदियां जो है प्रवाहित होती है। साइड में देखो थोड़े थोड़े से इमेज लगा रखे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे ही आपको वहां समझाने की। इमेज में वही लगा रखा है जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। उड़ीसा के अंदर प्रवाहित होने वाली 3 नदियां कौन कौन सी? एक वैतरणी नदी, दूसरी ब्राह्मणी नदी और तीसरी जो है वो महानदी। महानदी, ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी तीनों का जो है कहाँ प्रवाहित होती है? तीनों जो उड़ीसा के अंदर प्रवाहित होती है। इनका जो है कहाँ से शुरू होती है? बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ये तो कॉमन पॉइंट है। उसके बाद देखते हैं शुरुआत कहाँ से होती है। तो उड़ीसा का एक जिला है क्योंझर जिला, वहां से जो है वैतरणी नदी जो है उद्गम होता है उसका, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इतना ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। ब्राह्मणी नदी का क्या है? ब्राह्मणी नदी जो है दक्षिण की कोयल नाम से भी जाना जाता है। कोयल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका निर्माण जो है अपन ने ये देखा था, चिनाब नदी के बारे में पढ़ा था कि चिनाब नदी का निर्माण जो है 2 धाराओं से, चंद्रा और भागा से हुआ, तो इसको चंद्रा भागा के नाम से जाना जाता है। तो इस ब्राह्मणी नदी का भी जो है 2 धाराओं के मिलने से निर्माण होता है, कोयल और एक शंख नदी। कोयल और शंख नदी जब आपस में मिलती है तो फिर दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम क्या होता है? ब्राह्मणी नदी। तो इसको जो है दक्षिण की कोयल भी कहा जाता है। झारखंड के रांची जिले में नगरी गांव के पास से निकलती हैं और उसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद महानदी की बात की जाए, महानदी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यह है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध या सबसे लंबा बांध की बात की जाए तो कौन सा है?
हीराकुंड बांध जो कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर महानदी पर है। कटक शहर जो उड़ीसा का है वो कहाँ पे है, महानदी के तट पर है। तो नदियों के किनारे शहरों में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो मेकाल पर्वत से होता है। मेकाल पर्वत सतपुड़ा का हिस्सा, अपने राजपीपला, महादेव और मेकाल पड़ा था। तो मेकाल के जो है अमरकंटक से तो दो नदियां निकलती है, तापी और सॉरी नर्मदा और सोन। लेकिन अमरकंटक के बाद एक और छोटी है जिसका नाम है मेकाल पर्वत की सिंघाना पहाड़ी। सिंघाना पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है, महानदी का उद्गम होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा राज्य में है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सबका कॉमन पॉइंट है कि ये अपना जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गोदावरी नदी पढ़ते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। हमने ये देख लिया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और गोदावरी नदी का उद्गम जो है वो नासिक जिला, नासिक जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और वहां की जो है त्रियंबकम पहाड़ी से होता है। ये ध्यान रखना कि नासिक के जो है त्रियंबक, नासिक किस नदी के किनारे वो भी पढ़ते हैं, तो नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे है। और नासिक जिले की त्रियंबकम पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, गोदावरी नदी का। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर जो है उड़ीसा, कर्नाटक से होकर बहती है। कौन कौन से राज्यों से इनका प्रवाह क्षेत्र है, तो हम ये देख सकते हैं कि गोदावरी जो है महाराष्ट्र शुरू होकर फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटी कर्नाटक, इन राज्यों में जो है इसका प्रवाह होता है। सहायक नदियां कौन कौन सी है गोदावरी की, तो दुधना, पूर्ण, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता, मंजरा या मंजीरा, दोनों ही नाम है। तो इसकी सहायक नदियां थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। कहाँ से निकलती वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ये नदियां है कौन कौन सी, तो दुधना, पूर्ण, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलूरी, प्राणहिता, मंजरा या मंजीरा, ये सारी नदियां जो है गोदावरी की सहायक नदियां है। आगे हम लोग देखेंगे गोदावरी के बाद जो है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम भी जो है वो महाराष्ट्र से होता है। इसका जो है त्रियंबकम पहाड़ी, नासिक से कौन सी, गोदावरी नदी निकलती है। और ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो इसका उद्गम जो है वो महाबलेश्वर से होता है। महाबलेश्वर भी जो है वो किसकी पार्ट है, वो पश्चिम घाट का ही पार्ट है। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। तो कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी, और दूसरे नंबर पे कृष्णा नदी। ये बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। महाराष्ट्र के बाद जो है कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। सहायक नदियों की बात की जाए तो इसकी कौन कौन सी है, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, दूध गंगा, माल प्रभा एवं मूसी, ये सारी नदियां जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां। वापस देखेंगे, भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, वरना, पंचगंगा, घाट प्रभा, दूध गंगा, माल प्रभा एवं मूसी, ये सारी नदियां जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा के बाद पढ़ते हैं महत्वपूर्ण नदी कावेरी नदी। दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पवित्र नदी भी इसको माना जाता है। एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 मासी या 12 महीने जो है ये प्रवाहित होती है। कावेरी जो है कहाँ से उद्गम, कहाँ से होता है, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से होता है। कुर्ग हमको पता है, कुर्ग जो है कर्नाटक राज्य के अंदर है और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। दक्षिण भारत की ये एकमात्र नदी ऐसी है जिसमें वर्ष भर जो है सत रूप से जल प्रवाह बना रहता है, मतलब पूरे वर्ष जो है इसमें जल प्रवाह बना रहता है। और इसका अपवाह क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3 राज्यों में। तो कावेरी नदी का जो है प्रवाह क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, 3 राज्यों में है। उद्गम कहाँ से होता है, कर्नाटक के कुर्ग राज्यों के, कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। और उसके बाद जो है एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 मासी है। सहायक नदियां याद कौन करनी, कौन कौन सी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, हेमावती, सिमसा और अर्कवती। वापस देखेंगे, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, हेमावती, सिमसा और अर्कवती, ये सारी नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, ये जो है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। आगे है अंतस्थलीय नदियां। अंतस्थलीय नदियां या अंतस्थलीय प्रवाह वाली नदियां कौन सी है, हिमालय की सारी नदियां हमने कल देखी थी। आज हमने जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो अरब सागर में जल गिराती हैं वो भी, और जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है उनको सबको हमने देख लिया। उसके बाद कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो ना तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, और ऐसी नदियां जो किसी भी समुद्र में या किसी भी नदी में अपना जल नहीं गिराती, और वो नदी किसी कहीं ऐसी एक स्थान से उद्गम
एक स्थान से शुरू होके और कहीं जाके वो किसी स्थलीय भूभाग में वो जो है विलुप्त हो जाती है, उसको जो है अंतस्थलीय प्रवाह वाली नदी कहा जाता है। ना तो वो किसी नदी की सहायक नदी बनती है और ना ही वो मुख्य नदी की तरह जो है वो समुद्र में अपना जल गिराती है। ये दोनों ही नहीं करने वाली उस नदी को जो है अंतस्थलीय प्रवाह वाली नदियां कहा जाता है। भारत के अंदर मुख्यतः दो नदियों को ऐसे पढ़ते हैं, घग्गर जिसको जो है सरस्वती के नाम से जाना जाता था पहले, और एक है लूनी। पहले देखते हैं, कुछ नदियां ऐसी होती है जो सागर तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में ही जो है वो लुप्त हो जाती है, इन्हें जो है अंतस्थलीय नदियां कहा जाता है। पहला है घग्गर एक मौसमी नदी है जो मौसम के अंदर बारिश के मौसम में जो शुरू होती है और जो हिमालय की निचली ढाल को जो शिवालिक हिमालय बोला जाता है, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय से शुरुआत होती है और शिवालिक हिमालय में कौन सी जगह पे, तो ये कालका नामक जगह हिमाचल प्रदेश में, वहां से शुरुआत होती है। और फिर जो अनूपगढ़ राजस्थान के अंदर जो अनूपगढ़, ठीक है, अनूपगढ़ तहसील है या फिर अभी जिला भी है, तो मैं लुप्त हो जाती है। घग्गर को ही वैदिक काल में जो है सरस्वती के नाम से जाना जाता था। लूनी नदी, इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वत के जो अन्ना सागर से होता है, अन्ना सागर झील से या नागपाड़ से जो है इस नदी का उद्गम होता है। कहाँ पे, अजमेर जिले में। और अरावली की समानांतर चलती है और बहती रहती है। ये नदी जो है कच्छ के रण में उत्तर में सहानी कच्छ में समाप्त हो जाती है। तो ये नदी के बारे में क्या है कि नदी अजमेर के जो है नाग पहाड़ से अन्ना सागर झील से नदी का उद्गम होता है, अरावली के समांतर चलती है और अरावली के समांतर चलने के बाद गुजरात के अंदर कच्छ के रण के अंदर विलुप्त हो जाती है। और कच्छ के रण में किस जगह पे, तो सहानी कच्छ में वो जो है समाप्त हो जाती है। आज के वीडियो को हम जो है यहीं समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखें और आपको जो है कंटिन्यूसली इनको देखते रहें ताकि आपके भूगोल के कोई भी पॉइंट्स जो है नहीं छूटे। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।